प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए और वीडियो पूरी देखा करें और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाजमी शेयर कीजिए। तो क्या वो आंखें फाड़े उनको देखने लगा जो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला रहे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते, मामा कैसी हैं? वो फिक्रमंद होता उनके सामने गया। कैसी हो सकती है? मैं उसको बता चुका हूँ कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। अलबत्ता काम थोड़ा नाजायज़ है। पहले तो वो नाराज़ हुई और तुम्हें हक बजाना समझने लगी थी, मगर फिर जब मैं गुस्से में आया और उसको तलाक की धमकी दी तो तुम्हारी माँ मेरे पैरों में गिर गई और रहम की भीख मांगने लगी थी। मगर मैंने अपना वादा पूरा किया और उसको पहली तलाक दे दी। बेचारी आज सुबह सेहन में बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसको सरासर झूठी और उदात सुनाता बेबस करने लगा, क्योंकि वह शान के पुख्ता ईमान को हराने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, मगर उसे किसी भी किस्म की अजियत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साजिद के पास आखिरी ऑप्शन यही बचा था कि उसको छोटी भयानक कहानी सुनाकर जेर किया जाए, और उसके तासुरात देखकर साजिद को अपनी कामयाबी का पक्का यकीन होने लगा। नो, मेरी मामा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी नफी में सरहलाता किसी हारे हुए जवारी की तरह बेड पर गिर सा गया। आज शाम उसको दूसरी तलाक हो जाएगी और उसके बाद नो नो, आप ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज़ डैड, रहम करें, मुझे मजबूर मत करें। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने हमेशा आपको अपना बाप समझा। हमारे साथ ऐसा मत करें। वो हाथ जोड़ गया। बेचारा और कर भी क्या सकता था। 2 दिन से उसको कमरे में भूखा प्यासा कैद था। अब तो जिस्म की सारी ताकत भी खत्म हो गई थी। मैंने भी हमेशा तुमको अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया है। इतने से थे तुम। वो हाथ से अपने घुटने की जानिब इशारा करता उसकी हाइट बताता है, जबकि आशान सर झुकाए खुद पर जबत के बंद बांध रहा था। जब तुम्हारे बाप ने नशे में तुम्हारी माँ को तलाक दी, वो दर दर की ठोकरें खाती रही। भाइयों की मारपीट और वालिदैन की बेरुखी, उन सब चीज़ों से मैंने उसे बचाया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को माशरे में सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। तुम्हारी माँ को घर की रानी बनाकर रखा। तुम्हें भी हर आसाइश फराहम की। इस सब के बाद अगर मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ तो क्या गलत है? गुनाहों सवाब का ख्याल दिमाग से निकाल दो। यहाँ कोई बंदा पारसा नहीं है। हर शख्स अपना नफ़ा और आसाइश सामने रखता है। वो उसके पास बैठता उसको समझाने लगा, तुम सोचो, तुम और तुम्हारी माँ एक बार फिर वैसी ही पुरसकून लाइफ गुजारोगे। वो लड़की बाद में शायद किसी अच्छे इंसान के हाथ लग जाए या भाग भी सकती है, और पता नहीं वो खुद कैसी हो। तुम किसी के लिए खुद को क्यों बर्बाद करना चाहते? अपनी माँ को एक बार क्यों दुनिया के सामने सवालिया निशान बनाना चाहते? क्योंकि मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर प्यार से बात मानो और अपनी माँ की बर्बादी का जरिया मत बनो। वो उसके बालों में हाथ चलाता प्यार से उसको कायल करने लगा, और आशान को लगा वो हार गया है। उसके अंदर और बाहर कुछ भी बाकी नहीं रहा। और बच्चा, उसकी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमके, और साजिद उसको देखकर एक पल के लिए चुप सा कर गया। वो गुम्मन खानदान का इकलौता चश्मो चराग होगा। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितनी आसाइश भरी जिंदगी गुजारेगा। बात को समझो आशान, तुम्हें अपने जज्बात को पत्थर बनाना होगा। खुद को जालिम और बेहिस बना लो तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। वो उसका कंधा थपकता है, मगर मैं बकवास बंद करो। मैं कह रहा हूं ना कि मुझे तुम्हारे पॉजिटिव साइन चाहिए, तो पॉजिटिव साइन दो। उसके कंधे को दबाकर मसलने लगा तो आशान तकलीफ महसूस करता खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम यूं ही तुम्हारी मिन्नतें कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो हो गई है कि तुम दोनों से टेस्ट ट्यूब बेबी भी लिया जा सकता था, मगर बात यही है कि वो शख्स नॉर्मल और जायज़ तरीके से बचा चाहता है। बहरहाल, जब तक हम अपने मकासद हासिल नहीं करते तो तुमको इस लड़की के साथ नॉर्मल तौर पर रहना होगा। इस दौरान तुम कॉलेज जा सकते हो और नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हो। किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदरूनी तौर पर तुम क्या कर रहे हो। मगर याद रखना, कार की सूरत में ना सिर्फ तुम्हारी माँ बल्कि तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। वो उसके मुंह को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेता मसलने लगा, और आशान आंखें मीचता अपनी बेबसी पर नोहक रहा था। वो कर भी तो क्या सकता था? फिर क्या कहते हो, तुम्हारी माँ को दूसरी तलाक भी दे दूं? वो हतमी अंदाज में बोला तो आशान नफी में सर हिलाता अपने बाजू से आंखों के नम गोशे साफ करने लगा। नहीं, वो नफी में सर हिलाया, तुम्हारी उस लड़की की स्मगलिंग कर दी जाएगी। नहीं, प्लीज नहीं। वो तड़प उठा, फिर बात मानोगे हमारी? वो मुस्कुरा कर सर झुकाता उसका झुका हुआ चेहरा देखता है। वो सारा इस बात में हिलाता खुद को बिलाकर बेच गया देता है। उसे हर कीमत पर अपनी माँ की जिंदगी और सुकून चाहिए था। वो उसको बुढ़ापे में तलाक का तमगा नहीं दिलवा सकता था, चाहे उसको अपना आप ही कुर्बान क्यों ना करना पड़ जाता। और उसने अपना आप कुर्बान कर दिया था। उसने अपने सौतेले बाप के एहसानात को उतारने के लिए अपना दिल, ज़मीर और जज्बात रौंद डाले थे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो शदीद हैरान हुई, खुद को सुर्ख दुपट्टे से ढांपता हुआ देखने लगी। तुम्हारा निकाह है, वो उसको बोलती उसके बालों की लातादार छोटी छोटी चुटियां करने लगी, जबकि महक की छठी हिस्स उसको किसी खतरे की पेशगोई करने लगी। वो सुर्ख आंचल परे करके उनको घूरने लगी। तुम लोग चाहते क्या हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, वो चिल्लाई। उसी वक्त 2 मर्द और एक ज़ईफ आदमी जिसके हाथ में रजिस्टर था कमरे में दाखिल हुआ। फिक्रमंद मत हो बच्चे, तुम दोनों का निकाह होने वाला है। ज़ईफ आदमी उसके सामने बैठता प्यार से बोला, और महक ने शुक्र किया कि कोई तो है जिसको अपनी उनकी जुबान समझ आ रही है। लेकिन क्यों? देखें, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी और
ہم بات نہیں سننا چاہتے، ان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ اسلحہ پکڑے آدمی نے شدید طیش میں اس کو گھورا اور اس کے دبدبے پر مہک کام کر رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب در آیا۔ دیکھیں آپ تو سمجھتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم صرف کلاس فیلو ہیں، ہم غلطی سے بروانی ڈھلوان سے پھسل کر نیچے گر گئے تھے۔ یہ تم لوگوں کی کسی بھی بات کو نہیں سمجھنا چاہیں گے بیٹا، کیونکہ یہ عام لوگ نہیں، اس علاقے کے فسادی لوگ ہیں۔ ان نام نہاد غیرت کے مالک لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تم لوگ بھاگ کر آئے ہو اور ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو۔ تم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ نکاح کر لو۔ وہ بزرگ نرمی سے اس کو سمجھاتے ہیں، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ ہم اپنی پوری زندگی تباہ نہیں کر سکتے، آپ پلیز ایک بار مجھے شاویر سے ملا دیں، وہ منت کرتی ہے۔ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو، جلدی نکاح پڑھاؤ۔ پاس کھڑا دوسرا آدمی غصے سے بولا، یہ اس لڑکے سے ملنا چاہتی، دونوں کو حق مہر کے معاملات پر بات کرنی۔ وہ بزرگ جھوٹ بولتے ان کا سمجھانے کی کوشش کرنے لگے، شرعی ہوگا سب کچھ۔ وہ خطرناک تیوروں سے وہ کو گھورتا ہے۔ جو سہمی ہوئی رو رہی تھی، اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی ایسی سچویشن میں پڑے گی، تمام گھر والوں سے دور، اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے نکاح کرنا، وہ بھی اپنے ناپسندیدہ شخص سے جس کے ساتھ ایک منٹ نہیں بن پاتی تھی، جو اس کو دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈال لیتا تھا۔ سب سے بڑھ کر زبردستی کا نکاح وہ کسی صورت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شریعت میں حق مہر کے متعلق لڑکا لڑکی بات کر سکتے۔ وہ بزرگ ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں تو وہ مرد ایک دوسرے کو دیکھتے کچھ سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلا لو اسے، وہ اجازت دیتے ہیں، اور کچھ منٹ بعد شاویر بھی وہیں پر تھا اور اس کی نظریں سرخ آنچل میں سر ڈھانپے مہک پر گئیں۔ معلوم تو اسے بھی ہو چکا تھا کہ وہ لوگ ان کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاویر پلیز کچھ کرو ورنہ یہ لوگ ہم دونوں کو باندھ دیں گے، یہ نکاح کروانا چاہتے ہیں ہمارا۔ اس کو دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر پاس بیٹھی نقاب پوش عورت اس کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ صرف نکاح نہیں بلکہ ان کو لگتا ہے کہ تم لوگ ان کی جاسوسی کرنے آئے ہو، یہی وجہ ہے کہ یہ تم دونوں کا نکاح کروا کر یہیں رکھیں گے جب تک تم لوگوں کی شخصیت واضح نہ ہو جائے۔ بزرگ ان کو آگاہ کرتے مزید مشکل میں ڈال گئے، یہ کیا بےہودگی ہے، ہم ان کو جانتے بھی نہیں۔ شاویر غصہ ہوا اور وہ آدمی اس کے تیور دیکھ کر اپنی بندوق کو اس پر تان لیتا ہے۔ نکاح پڑھواؤ، بہت باتیں کر لیں۔ وہ بزرگ کو اشارہ کرتے ہیں، ہم نکاح نہیں کریں گے، یہ بچوں کا کھیل نہیں کہ ہم زبردستی میں آ کر ان لوگوں کی بات مان لیں گے، میری تو پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ شاویر بنا ڈرے انکار کرتا ہے، میری بھی زندگی حرام ہو جائے گی۔ مہک کو اس کے الفاظ پر غصہ آیا تو فوری باور کروا دیا، جبکہ بیچارے بزرگ ان سب کو دیکھتے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اس کا مطلب یہ پیچھے سے ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے، سوچ کیا رہے ہو، مار دیتے ہیں ان کو۔ وہ آدمی غصے سے بندوق لوڈ کرنے لگا، بیٹا حالات کی نزاکت کو سمجھو، اگر تم لوگ ان کی بات نہیں مانو گے تو یہ لوگ تم دونوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں ہچکا جائیں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ غیرت والے ہیں۔ لڑکا لڑکی کو لے کر ان کی سوچ بہت پست ہے، بات کو سمجھو اور فی الحال خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دو۔ بزرگ ان کی فکر کرتے ان کو سمجھانے لگے، لیکن ہمارے گھر والے ہمیں جان سے مار دیں گے، سب سے بڑھ کر ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ خدا را ان کو سمجھائیں، ہم غلطی سے نیچے گرے تھے اور ان کی جھونپڑی میں پناہ حاصل کرنے کا مقصد کوئی دوسرا نہیں بلکہ زخموں کو آرام دینا تھا۔ شاویر نے ایک بار پھر کوشش کی، اللہ نے تم دونوں کا جوڑ بنایا ہے، تم دونوں اس نہج پر پہنچے ہو، فکر مت کرو بچے، اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ان کو سمجھانے کی تو معاف کرنا، جاہلوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا 1 ماہ پہلے اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس کو ان کی پسند کا لڑکا ناپسند تھا اور وہ نکاح سے بھاگ گئی تھی۔ تم ان کی بے حسی و جاہلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بزرگ ان کو ایک بار پھر خبردار کرنے لگے، اور وہ یہاں کے امام مسجد تھے اور چھوٹی سی بستی میں دین کو پھیلانے کے ساتھ وہ باہر بھی جا کر تبلیغ کرتے، جس بنا پر ان کو کافی زبانیں آتی تھیں، مگر وہ ان کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اپنے معاملات میں کسی کا بولنا پسند نہیں کرتے تھے، اور سمجھانے والے کی تو وہ درگت بناتے کہ وہ کام کر رہ جاتا۔ مگر ہم یہ نکاح نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ شاویر منہ بگاڑ گیا، بالکل، اور آپ جانتے زبردستی نکاح نہیں ہوتا۔ مہک نے بزرگ کو کہا تو وہ سر جھکا گئے، بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو تم لوگ نہیں مانو گے، حرام کا تعلق بنا کر رکھنا چاہتے، لیکن ہماری غیرت کی گوارا نہیں کرتی، مار دو اس کو۔ وہ مرد غصے سے بندوق والے کو گولی چلانے کا اشارہ کرتا ہے، ایک مرتبہ بات سن لیں۔ بزرگ فوری ان کو روکنے لگے، وہ اپنے سامنے کسی کا ناحق قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بات کو سمجھو، بچے کے وقت ضد کا نہیں ہے، وہ گولی مار دیں گے اور تمہارے گھر والے تم دونوں کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ وہ ان کو سمجھانے لگے، جو کہ شدید پریشان ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ فیصلہ ان دونوں کی جان پر بھاری تھا۔
इतनी जाहलियत भी होती है कहीं। शाहवीर नफरत से उन आदमियों को देखता है जिनके चेहरे सुर्ख हुए उनकी जानब गुस्से से देख रहे थे। क्या कहा है इसने? वो बंदूक की नाल शाहवीर की गर्दन पर घुसाता बुजुर्ग से पूछता है। आपको कुछ नहीं कहा, इन दोनों की आपसी बात है। बुजुर्ग ने एक बार फिर उनको बचाया। तुम जल्दी निकाह शुरू करो, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें काम पर भी जाना है। उसको बोलता बंदूक की नाल मजीद अंदर घुसाने लगा और शाहवीर दर्द की शिद्दत से आंखें मीच कर रह गया। हाथ खुद पसली के जख्म पर गया। बेटा बात को समझो, यहाँ से भागना है तो एक दूसरे का सहारा बनना होगा, वरना ये जाहिल लोग तुम लोगों को यहीं पर रख लेंगे। वो उन दोनों को देखते हैं जो कि लब काटते अपनी जिंदगी के इस अहम फैसले पर खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। ठीक है महक, हम वापस चलकर इस तल्लुक का अंजाम सोचेंगे, अभी इनसे जान छुड़ाने की जरूरत है। महक शाहवीर मौका की नजाकत को समझता है। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी सी बात पर लावारसों की तरह जान से हाथ धो बैठे। दूसरी तरफ महक मुसलसल रोती जा रही थी। इस चीज को लाइट लो, ये सिर्फ कागजी रिश्ता होगा जो जल्द खत्म हो जाएगा। यहाँ से जाते ही हम इस बारे में फैसला लेंगे। फिलहाल इस चीज को सर पर सवार ना करो, बल्कि ये सोचो कि यहाँ से निकलना कैसे है। वो इसको कहता अपना जख्म सहलाता है जहाँ खिंचाव पड़ता दर्द कर रहा था। मैं तैयार हूँ उस कागजी रिश्ते के लिए। वो हिचकियां भरती सर झुका गई और बुजुर्ग उन दोनों के लिए दुआ गो अपना रजिस्टर थाम लेते हैं। वो दिल से उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो थे कि वो दोनों अपने इस रिश्ते को कबूल करके जिंदगी की रहनुमाइयां हासिल करें। बेशक नफरत से शुरू होने वाली दास्तान का इख्तिताम मोहब्बत पर हो सकता है, अगर नसीब में मोहब्बत लिखी गई हो। बाज़ तो मोहब्बतें दुआओं से मिलती हैं तो बाज़ मोहब्बतें नसीब में बिन मांगे लिख दी जाती हैं। सियारात पूरी तरह अपने पर फैलाए हुए थी, किसी के जज्बातों एहसासात के साथ खेलने में मसरूफ़ अमल थी। चांद की धीमी सी रोशनी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो रही थी। शायद उसकी यही कोशिश थी कि जागते हुए वजूद को नींद की पेशकश की जाए, मगर वो नहीं जानती थी कि वो जागता हुआ वजूद तब से सुकून की नींद नहीं सोया था जब से उसकी मोहब्बत उसका इश्क उससे दूर हुआ था। आज अंशरा को उससे बिछड़े हुए 2 माह हो चुके थे और इस तमाम अरसे में नबील एक दिन भी सुकून की नींद नहीं सोया था। वो दिन रात इसी फिक्र में होता था कि अंशरा क्या कर रही होगी, कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उसे ये भी अफसोस होता था कि आदिल अपना केस वापस ले चुका था, क्योंकि वह मजीद पुलिस का पेट नहीं भर सकता था और मारिया भी बेबसी के साथ खामोश होने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उनके बकौल वो बेटी तो खो चुकी हैं, मगर बेटा खोने का हौसला उनमें नहीं है। और नबील पुलिस की मदद लेने से कासर था, क्योंकि वो ऐसा कोई हक नहीं रखता था कि पुलिस उसकी बात मानकर पर्चा काटती और अंशरा के लिए भाग दौड़ करती। यही वजह थी कि वो अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर अंशरा का वो हाल हो गया था कि न जाने जमीन खा गई थी या आसमान, उसके बारे में किसको कुछ मालूम नहीं था। हत्ता कि वो मुजना के पास भी 2 दफा जा चुका था, मगर मुजना ने भी उसको किसी किस्म का रास्ता नहीं दिखाया था। वो भी यही कह रही थी कि अंशरा क्या करती थी और किससे तल्लुकात है वो इस बारे में नहीं जानती, और ना ही उसके किडनैप होने में उसको किसी किस्म का कुछ मालूम था। और नबील मजीद किसी पर भी जोर नहीं डाल सकता था, इसलिए कुड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरी प्यारी मासूम अंशरा, ना जाने तुम किस हाल में होगी। वो अपने मोबाइल की गैलरी को ओपन किया। अंशरा की तस्वीरें देखता हुआ नम पलकों से वो सरगोशी करता है। उस लड़की का हंसता हुआ चेहरा नबील की ताकत हुआ करता था, मगर आज वो इसको अपनी कमजोरी लग रहा था। उसकी फैमिली उसको समझा समझा कर थक चुकी थी कि अंशरा पर फातिहा पढ़ लो, मगर वो मानने को तैयार ना था। वो सिर्फ और सिर्फ अंशरा को ही चाहता है था और उसको यकीन था कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी और उसको बताएगी कि वो गुनाहगार नहीं थी, उसको किडनैप किया गया था। तुम यकीनन महफूज होगी। मेरा खुदा मुझे वो दिन नहीं दिखाएगा जिस दिन मेरी रूह छलनी हो जाए। तुम महफूज होगी इंशाल्लाह। वो अपना मोबाइल अपने सीने पर रखता छत पर बंद पंखे को देखता है। इतनी गर्मी नहीं थी कि पंखा चलाया जाता, बल्कि मौसम नहायत खूबसूरत था, मगर नबील के अंदर का मौसम नहायत अबर आलूद और भयानक था, जिसके पेश नज़र वो किसी भी किस्म का मौसम इंजॉय करने से कासर था। उसे अंशरा हर हाल में कबूल थी। वो सारी जिंदगी उसका इंतजार कर सकता था, मगर शर्त ये थी कि वो सिर्फ उसकी ही हो। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें और लाजमी शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।